गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उस स्कूल की ओर से बच्चों आपको घर बैठे हम जो ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करा रहे हैं बच्चों, उस ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों मैं आपको कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा आज तीसरा अध्याय है, वो पूरा हो जाएगा। कल मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में बताया था, उसको आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे और इसके बाद इस पाठ को हम पूरा आज समाप्त कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, पेज नंबर 41 दिखे ना बेटा, पेज नंबर 41, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कल मैंने आपको अलाउद्दीन के बारे में बताया था। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए बच्चों, 1299 से 1300 के बीच और 1302 से 1303 के बीच। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। दूसरी ओर हम मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास में पागल बादशाह के नाम से संबोधित किया जाता है, इसे रक्त पिपासु, पागल बादशाह, सनकी बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों सल्तनत पर हमला हुआ था। आपको पता है सल्तनत पर हमला हुए थे, मंगोल सेना उस समय परास्त हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास में पागल बादशाह कहा जाता है, वो अपनी योजनाओं के लिए, उसकी योजनाएं समय से आगे थी, इसलिए कुछ उसे भविष्य का राजा भी कहते हैं। उसने अपनी सेना की शक्ति का अनुमान लगाकर, उसे अपनी सेना पर इतना अधिक विश्वास था कि उसने ट्रांस ओक्सियाना पर आक्रमण की योजना भी बना रखी थी। ट्रांस ओक्सियाना जी लगभग ये ईरान और इराक के पास पड़ता है। एक स्थायी सेना भी उसने लगभग 3 लाख की तैयार कर ली थी, जो उसके आक्रमण कदम को बताती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था। मंगोल सेना, जो मंगोलों की सेना थी, वो परास्त हुई थी। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति पर उसे इतना अधिक विश्वास था, इतना अधिक आत्मविश्वास था कि उसने ट्रांस ओक्सियाना पर आक्रमण की योजना तक बना ली थी बच्चों, और एक स्थायी सेना तैयार कर ली थी, और उसका एक आक्रमण कदम साबित हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर भी बनाया था बच्चों। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो गैरिसन शहर थे, जिसे हम सैनिक बस्ती के रूप में भी जानते हैं बच्चों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर भी बनाया था। उस शहर की बसावट इस तरीके से की थी कि वहाँ पर सैनिकों की छावनी बनी हुई थी। दूसरी तरफ हम यदि मोहम्मद बिन तुगलक पर विचार करते हैं, तो नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर उसने दिल्ली के जो 4 शहर थे, उसमें जो सबसे पुराना शहर है, जिसे हम दिल्ली कुना कहते हैं, उसके निवासियों को वहाँ से उसने खाली कर दिया। उसने दिल्ली को खाली करवा दिया, और दिल्ली के स्थान पर उसने दौलताबाद को राजधानी घोषित कर दिया था, और दिल्ली कुना को उसने सैनिक छावनी बना दिया था। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी, पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी हुई जो थी राजधानी, वहाँ दौलताबाद थी, उसमें उसको भेज दिया था। तीसरा हमारा बिंदु है, सैनिकों को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करने के लिए हल किया गया था। उसने सैनिकों का पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र है बच्चों, उस दोआब क्षेत्र की भूमि के कर के रूप में उसने खेती की पैदावार को इकट्ठा कर लिया, और उसने हल का प्रयोग किया। किसानों की, अलाउद्दीन खिलजी के समय बच्चों किसानों की पैदावार का कम से कम 50% और अधिकतम 80% तक
कम से कम 50% और अधिकतम 80% तक हिस्सा है वो राजस्व के रूप में तय किया गया था। दूसरी ओर मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए थे बच्चों। सैनिकों की जरूरतों को, सैनिकों के खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसा आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय तो सैनिकों को नगद वेतन, जो जागीरें थी वो वेतन के रूप में देने की प्रथा बंद हो गई थी, और उसने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था को शुरू किया था। तो सेना को खिलाने के लिए उस इलाकों में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया था, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने क्या किया, अतिरिक्त कर भी लगाए थे। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया था। उसकी जो मुक्तापूर्ण योजनाएं थी उसने दुआब में कर वृद्धि की थी, लेकिन उसी साल दुआब में अकाल पड़ गया था और उसकी योजना थी वो पूर्ण रूप से असफल हुई थी, और उसे असफलता का सामना है वो करना पड़ा था। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह पहला दिल्ली शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। वह सैनिकों को नगद वेतन देता था। उसने सैनिकों को जागीर देने या इक्ता देने की प्रणाली को बंद कर दिया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को जागीर या इक्ता देने के स्थान पर नगद वेतन तय किया था। सैनिक अपना आवश्यक सामान है वो दिल्ली के व्यापारियों से, आपको जैसे पता है अलाउद्दीन अपने बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधार के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने न केवल बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया था, बल्कि उसने कई सैनिक सुधार भी किए थे। सेना में भी उसने कई सुधार किए थे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है अलाउद्दीन ने सैनिक अपना सामान दिल्ली के व्यापारियों से ही खरीद लेते थे। जो सैनिक थे उसके लिए उसने नगद वेतन देने की व्यवस्था को शुरू किया था, और जो सैनिक थे वो अपना सामान था वो दिल्ली के व्यापारियों से सही कीमत पर, जैसा कि आपको पता है उसने बाजार नियंत्रण के तहत जो आवश्यक वस्तुएं थी उनकी कीमतें निर्धारित की थी। कोई भी व्यापारी आवश्यकता या आवश्यक कीमत से अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकता था, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों में कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। इसके लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से, अफसर थे वो बड़ी सावधानी से उसने कठोरता से नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया था। तो अफसर थे वो बड़ी सावधानी से जो तय की गई कीमत थी उसका सर्वेक्षण करते थे, व्यापारियों से जांच करते थे, उसमें नकली माल अथवा मिलावट की भी जांच करते थे, और कम तोलने वाले व्यापारी से उसके शरीर का उतना ही मांस काट दिया जाता था। तो अलाउद्दीन ने कठोर बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधार की प्रणाली को बच्चों लागू किया था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देना बच्चों शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था को लागू किया था। सैनिकों को नगद वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और उन्हें यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी कीमतों को बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी मिलती थी। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन उसने कीमतों पर नियंत्रण की बजाय कुछ जगह जो कागजी मुद्रा होती है, जो वर्तमान में बच्चों कागजी नोट चलते हैं, उस इस प्रकार की जो टोकन मुद्रा थी या उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ये जो सिक्के होते थे वे धातु के, जो निम्न धातु होती थी जिसमें तांबा और कांस्य की धातु होती थी, ये सस्ती धातुओं के बने होते थे। ये सिक्के सोने और चांदी के नहीं थे। चांदी और सोने का उस समय अभाव था, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जिसके कारण, लेकिन वह टकसाल पर नियंत्रण नहीं कर पाए। लेकिन इसके कारण जो लोग थे वो बहुत समझदार थे। लोगों ने घरों में
चांदी और तांबे और कांसे के सिक्के छापने शुरू कर दिए थे, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकोष में चांदी के सिक्के से बदलवाने की कोशिश की। उसने सोने और चांदी के सिक्कों को वे बचा कर रख लेते थे और अपना तमाम कार्य टोकन मुद्रा से करते थे। इतनी सस्ती जाली मुद्रा की सिक्के बड़ी आसानी से बनाए जाने लग गए थे। तो उसके काल में जो जाली मुद्रा थी वो उसका प्रचलन तेजी से बढ़ गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था उसके काल में बढ़ गया था। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना को वापस लेना पड़ा था। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की प्रणाली को उसने वापस ले लिया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम भी बहुत अधिक सफल रहे थे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता की आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। तो अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम थे वो बच्चों काफी सफल रहे थे और इतिहासकारों ने उसकी कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता की आपूर्ति के लिए उसकी काफी प्रशंसा की है। तो अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी, सैन्य सुधार किए थे, उसने वस्तुओं की कीमतें तय की थी। इसके अतिरिक्त उसने आवश्यक वस्तुओं के बाजार है वो लगवाने शुरू कर दिए थे। सैनिकों का हुलिया नोट और घोड़ों की दागने की व्यवस्था भी उसने कुछ मात्रा में शुरू की थी। तो इतिहासकारों में अलाउद्दीन का जो नाम है वो प्रशासनिक सुधार के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। इतिहासकारों ने उसकी कीमतों पर कमी, जो उसने कीमतों की कमी की थी और निर्धारित वस्तुओं के बाजार लगाए थे और वस्तुओं की कीमत वो निर्धारित की थी। कम तोलना, मिलावट करना और कम तोलने पर उसने कठोर दंड की व्यवस्था लागू कर दी थी। तो बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसने शासनकाल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। बच्चों, उसके शासनकाल की प्रशंसा की जाती है कि उसने बाजार नियंत्रण को सफल बनाया था। दूसरी ओर मोहम्मद बिन तुगलक के जो उठाए गए प्रशासनिक कदम थे वो बेहद असफल रहे। चाहे दिल्ली से दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। उसने दुआब में करों में वृद्धि की। गंगा यमुना के दुआब में अकाल के कारण लोग विक्षुब्ध हो गए थे, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को, टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी। पेज नंबर 42 में आ गए बच्चों, ये आपका पाठ का अंतिम भाग है। इन तमाम असफलता की गिनती करने से हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत में इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके में फतह करने की योजना बनाई थी। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैन्य आक्रमण की योजना की हिस्से थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत, हम देखते हैं कि तुगलक वंश के बाद बच्चों 1526 तक दिल्ली तथा आगरा में सैयद और लोधी वंश का शासन रहा। तो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधियों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उस समय पूरे भारत में दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। जैसा कि आपको बच्चों बताया है, इसके काल में, लोधियों के काल में और सैयद वंश के समय दिल्ली और आगरा पर राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य खड़े हो गए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहा था। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए नए ताकतवर शासक उभरे थे। इस काल में स्थापित राज्य में से कुछ तो छोटे थे लेकिन कुछ बहुत बड़े थे। उनका शासन बहुत ही कुशल रहा था बच्चों, सुव्यवस्थित रहा था। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे